राम राम, राधे राधे। कोशिश करूँगा वीडियो रेगुलर डालने की और कोशिश करूँगा शॉर्ट में अपनी बात रखने की। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी एक बात आपको ये बतानी है कि हम अपने बच्चों को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। कई बार हमारे मन के जो विचार या फिर जो सपने पूरे नहीं हो पाते वो उनके ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से थोपते हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हमारे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। हम अपने बच्चों के साथ जैसा ट्रीटमेंट करेंगे ना, जैसा उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में कल्पना करेंगे, उनके भविष्य के बारे में सोचेंगे कि इसकी ये जॉब लग जाए, इतनी सी लग जाए, उतनी सी लग जाए, तो बच्चों के प्रति वैसा ही कुछ ना कुछ वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चों के बारे में परवाह करना एक अलग बात है, लेकिन परसेप्शन बना लेना एक गलत बात है। परसेप्शन मतलब होता है एक मान्यता बना ली कि मेरे बच्चे या इनके बच्चे ऐसे करेंगे, और ये जो भावना है ये काफ़ी सारे लोगों में देख पा रहा हूँ मैं। एक ईर्ष्या, एक जलन है। मैं बहुत लोगों से मिलता जुलता हूँ ना, तो मैं अभी किसी का नाम नहीं बताऊँगा, और इस बात को आप मारोगे, कमेंट में लिखोगे भी कि हाँ यार सागर तो सही कह रहा है। कहीं पर मैं गया, वहाँ पे अगर एक व्यक्ति सपोज़ एक ए फैमिली एक बी फैमिली है, तो ए और बी फैमिली में जो है बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि बी फैमिली आगे बढ़ गई है, और ए वाले को ये पता है कि ए फैमिली बी फैमिली से थोड़ा सा ऊपर थी, लेकिन जैसे बी फैमिली बढ़ी तो ए फैमिली थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हुई। पूछना शुरू किया, भाई क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो बताते भी थे, लेकिन ए फैमिली वाले उसको फॉलो नहीं करते थे, वो अपनी धुन में लगे रहते थे। मतलब एक ऐसी जिद है लोगों में, परिवारों में या कुछ ग्रुपों में, समूह में, कि आपको अच्छी बातें बताई जाएंगी, आपको अच्छी बातों के लिए पूरी गाइडेंस दी जाएगी, आपके कहते हैं ना थाली में सजा करके आपको भोजन परोस दिया गया, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि नहीं यार जी हमें नहीं खाना, हमें नहीं करना। तो प्रयास नहीं करना ए फैमिली को, लेकिन बी फैमिली से कंपेयर करना है, तुलना करना है, उनको नीचा दिखाना है या उनसे ईर्ष्या करनी है। ये मार्केट में काफ़ी चल रहा है। मेरे अपने अनुभव में मैंने जो पाया वो ये कि कहीं ना कहीं जीवन में मार्गदर्शक और गुरुओं की कमी है, या फिर हमने मार्गदर्शक गुरुओं का सम्मान नहीं किया, या फिर हमने मार्गदर्शक गुरुओं को अनसुना कर दिया है। इसीलिए जीवन में बहुत तरह के कष्ट हैं, जिसमें प्रथम पितृ दोष है, यानी कि हमारे फोरफादर्स हमसे संतुष्ट नहीं है, रुष्ट है वो, या उनकी तृप्ति नहीं कर पाए हैं, उनको उनके प्रति एक अच्छे से रिचुअल्स नहीं कर पाए हैं। हमने इष्ट देवी देवताओं को मनौती के मापदंड या मनौती का प्लेटफॉर्म बना के रख दिया है कि ये मान्यता मेरी पूरी होगी तो मैं चढ़ावा दूंगा, या यहाँ पे इतनी बार चक्कर काटूंगा, लड्डू का भोग लगाऊंगा। हमने उनसे श्रद्धा या भक्ति या रिलेशन नहीं बनाया, या किसी भी तरीके से निस्वार्थ भावना में व्यवहार नहीं बनाया। भक्ति करने एक अलग बात है, व्यवहार करने एक अलग बात है। व्यवहार मतलब होता है कि आप किसी मित्र से मिलते हो तो उसमें ये नहीं देखते कि ये मेरे से गरीब है या मेरे से अमीर है। आप कितने भी पर्सनल लाइफ में कितने भी ऊपर नीचे होंगे, कोई बहुत बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन जब आपस में मिलोगे तो आप लोगों का स्तर एक समान हो जाता है, उसे कहते हैं व्यवहार। लेकिन जो भक्ति होती है उसे कहते हैं कि भैया आंख बंद कर लिया, अब तो मैं तो बिल्कुल इस पर अंधा विश्वास है, वो होती है भक्ति, यानी कि अपने ईश्वर के प्रति भक्ति। तो वो तो है ही नहीं अभी, जो मैंने नोटिस करा है। हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन जो मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि जो भक्ति नाम की चीज़ है वो काफ़ी कम है। एक डर है, एक आशा है, एक उम्मीद है, एक मनौती की कामना है, जिसके कारण प्राय श्रद्धेय विषय मतलब जगह में, धार्मिक स्थलों में एक भीड़ नज़र आती है, एक उम्मीद की किरण। तो भक्ति कम हो रही है, व्यवहार मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद एक मनौती की कामना के साथ, एक तुष्टिकरण के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये हो जाए, ये विशेष पूरी हो जाए तो ये कर दूंगा। और काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी देखा गया है जो अपने इष्ट देवी देवता को बदलते देखे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी कामना यहाँ से पूरी नहीं हो पाई तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं उनको मानूंगा। देखिए, ये जीवन एक सपने की तरह है। मैंने हाल ही में, पहले मैंने कभी अपने जीवन में किसी भी चिता को अपने सामने, आँखों के सामने जलते नहीं देखा, लेकिन हाल ही में नीलम दीदी की मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु कह सकते हैं उनको। उनकी उम्र नहीं थी इतनी, कैंसर पीड़ित थी वो। हाल ही में अपने मित्र की शादी में जाना हुआ था, और 2023 की बात है वो। जाना हुआ तो रिलेशन बन गया, बहुत अच्छा रिलेशन बन गया, और उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये मेरे परिवार के लोग नहीं, बहुत अपनापन सा लगा। इतना अपनापन लगा कि दीदी दीदी मैं बोलने लग गया। थोड़ी बहुत बातचीत भी करी, पता चला था कि उनको कैंसर है, और फिर उनका जाना हो गया। वहाँ से एक बात पता समझ में आती है कि जितने भी हम लोग बैर, नफरत, ईर्ष्या रखते हैं, ये हमारी मूर्खता और संकीर्ण बुद्धि का प्रमाण है। कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता है, शायद वो मैं भी हो सकता हूँ किसी के लिए। कोई भी व्यक्ति 100% गलत नहीं होता है। एक फेस ऑफ लाइफ होता है जिसमें जीवन कुछ गलतियां कर बैठता है, कुछ जानबूझ के करता है। होते हैं कुछ लोग जो गलती कर बैठते हैं और कुछ जानबूझ करके करते हैं।
और कुछ अच्छा जानबूझ के करते हैं और कुछ अच्छा दिखाने के लिए या फिर उनका व्यवहार ही होता है बेसिकली। तो ये सारी जो भावनाएं हैं या फिर हम किसी के प्रति मान्यता परसेप्शन बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम के लिए होता है। जीवन में ऐसा होता है, कई बार ईश्वर आपको ऐसा मौका देते हैं या ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं कि जो व्यक्ति बड़ा दुराचारी दुष्ट या दुरात्मा होता है वो सद्भाव के साथ एक अच्छी संगति वाला, एक अच्छा पुण्य पुरुष बन जाता है, एक अच्छा मोटिवेशनल बन जाता है, उससे एक बहुत आपको अच्छी वाइब्स आएगी, वो साधु बन जाता है, साधु व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि जीवन में जब कष्ट मिलते हैं तो वो अपनी प्रवृत्ति को छोड़ना शुरू करता है, कष्ट से करहाना शुरू करता है, भक्ति मांगता है, मतलब इस संकट से मुक्ति के उपाय ढूंढता है, भीख मांगता है। क्योंकि इतना उसके पास साहस करेज नहीं होता, बलिदान की भावना नहीं होती कि वो अपना जीवन समाप्त कर ले। दो तरह के करेज होते हैं, एक तो बहादुर होते हैं, एक तो होते हैं कि जीवन से प्यार भी है लेकिन उनको सॉल्यूशन भी चाहिए, तो रोते हैं भगवान के आगे या फिर कहीं कहीं मन्नतें मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। देखा है मैंने ऐसे लोगों को। और यहाँ से उनका फेस ऑफ लाइफ चेंज होना शुरू होता है। वो अपने आप को, मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देख लिया है जो पहले कभी कुछ और ख़राब थे, और ख़राब मतलब ये नहीं कि वो प्योर ख़राब थे, कभी भी कोई आत्मा ख़राब नहीं होती, लेकिन इंसान को जब अति होती है ना, जब वो पावर में होता है या वो संपन्न होता है, संपन्न किस चीज़ से होगा, या तो शक्ति से होगा, या तो स्वास्थ्य से होगा, या तो धन से होगा, या तो कुटुंब परिवार से होगा, या तो बुद्धि से होगा। अगर इनमें कहीं से भी अति होता है और उस पर कहीं पे भी एक प्रेशर नहीं होता है, सामाजिक प्रेशर नहीं होता है, या किसी भी तरीके से जिम्मेदारी नहीं होती है, तो वो अपना बल चलाने की कोशिश करता है, वो अपनी मनमानी करता है। कोरोना से पहले लाइफ, कोरोना के बाद की लाइफ को जो मैंने एनालिसिस करा वो ध्यान में रखा है कि हर व्यक्ति का एक समय आता है, एक फेज़ आता है जब इंसान या तो भूल चूक गलती कर देता है, लेकिन एक समय के बाद वो इंसान सुधरता है, बदलता है, उसके जीवन में बहुत अच्छाइयाँ आती हैं, प्रगति आती है, वो लाइफ में बहुत अच्छा करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी की बुराई निंदा अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कर बैठता है, और उस अनुभव को कुछ लोग सुनते हैं और उसके बारे में वैसी मान्यता या परसेप्शन बनाते हैं। समाज में उस पार्टिकुलर व्यक्ति के प्रति लोगों में एक घृणा या अच्छाइयाँ शुरू हो जाती है। इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हो, बहुत बड़े सेलिब्रिटी टाइप के लोगों के साथ अभी होता है, हो भी रहा है। देखते भी होंगे कि कभी कोई बॉलीवुड स्टार पकड़ में आता है, कभी कोई पॉडकास्टर पकड़ में आता है, कभी कोई यूट्यूबर पकड़ में आता है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम किसी के मुंह से सुनते सुनते वो बातें हमारे कानों में श्रवण होती, किंवदंती हो जाती है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है जी, ये व्यक्ति तो बहुत बुरा है जी। लोकप्रियता, विख्यात कुख्यात हमारे आसपास के लोगों के बीच में होने वाली चीज़ों में से बढ़ती है, अवेयरनेस होती है, जिसे पीआर भी कहते हैं। लेकिन व्यक्ति सच्चा कितना वो व्यक्ति खुद जानता है, वो परमात्मा जानता है, या उसके बहुत ही करीबी नज़दीकी जो लोग होंगे वो जानते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मन की एक भड़ास थी कि लोगों में एक ईर्ष्या है और एक अविश्वास है कि यार ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़ गया, ये परिवार के लोग कैसे आगे बढ़ गए, ये व्यक्ति इतना ख़राब कैसे हो गया, ये परिवार इतना ख़राब कैसे हो गया। तो परसेप्शन जो बेसिस करा है, आपने उनसे पर्सनली आप मिले नहीं हो, आपने कहीं कहीं से सुना है, ऑब्जर्व करा है और उसको अपने दिमाग में डाला। दिमाग आपका सही काम करे, दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है। दिल टूटता है और दिल को बहुत धक्का लगता है जब आपके अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे अभी हाल ही में एक रणवीर भाई साहब के साथ हुआ, उन्होंने ऐसे बोले जो मुझे भी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर मुझे विश्वास हुआ, समझ में आया कि वो उनका व्यक्तिगत जीवन था। और जब व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक जीवन सेम नहीं होता है तो चीज़ें ऐसी कन्फ्लिक्ट होती हैं। किसी का व्यक्तिगत जीवन सेम नहीं होता, किसी का व्यक्तिगत जीवन सेम होता है, तो आप उनको हमेशा एक जैसा ही देखोगे, पाओगे। इसीलिए इस अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में आसपास के जितने भी लोग हैं उनके बारे में कोई परसेप्शन बनाना बंद करिए, उनसे मिलिए, संवाद करिए। ये काफ़ी मैंने नसीहत दी है वीडियो में कई बार लोगों को। किसी के बारे में गलत मत सोचिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। आप अपने आसपास के लोगों को परिवार का हिस्सा समझिए। आज हो क्या रहा है कि परिवार में ही लोग आपस में ढंग से बात नहीं करते हैं। रिश्तों में प्रायोरिटी 3 चीज़ों को आज दी जा रही है। पहले है आपके नेटफ्लिक्स, फिल्म वगैरह जितने भी हो गए, आपके OTT प्लेटफॉर्म हो गए। दूसरा आपका सोशल मीडिया, उसमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी आप कह लो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन आज एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जो स्पेस होता है वो स्पेस को फिल कर रहा है इन सोशल मीडिया और इन ऐसे ना दिखने वाली चीज़ों से जो आपसे बात तक नहीं कर सकते। और तीसरा हो गया आपका ये जो खेल जगत की चीज़ें हैं। खेल जगत भी नहीं कहेंगे, लेकिन इसको मैं कहूँगा कि एक
सट्टाबाजारी हो गया, आपने देखा होगा रमी 11 सर्कल, ड्रीम 11, IPL टीम, ये बनाओ वो बनाओ। तो खेल जो है जीवन में आपको एक मानसिक और सामाजिक और शारीरिक रूप से आपको तंदुरुस्ती देता है, आपको बहुत मजबूती देता है। लेकिन आज खेल जगत में किस तरीके से आप देख पा रहे हो, क्या चल रहा है, वो आप सब विदित है। और कैसे हो पा रहा है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कहते हैं लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। सोशल मीडिया, आपके ये फिल्म जगत, और आपके फिल्म जगत के साथ साथ जो टीवी सीरियल, OTT फिल्म, मैं इन सबको एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ। सट्टेबाजारी वाले सारे ऐप, नशे वाले सारे ऐप, ड्रग्स वाले, गेम्स वाले सारी चीज़ें, क्रिकेट, जो भी ऐसे ड्रग्स से रिलेटेड या सट्टेबाजारी वाली चीज़ें हैं, उनको मैं एक कैटेगरी में। तो 3 चीज़ें मुझे जो है अभी समाज में विकृति फैला रही हैं। चौथी चीज़ें जो बोली जाए वो आदिकाल से चली आ रही थी, जिसे कहते हैं नशाबाजी, तो वो भी काफ़ी बढ़ गया है। गाँव में, शहर शहर में पान की दुकानों से लेकर, जनरल स्टोर से लेकर के ऐसे ऐसे लोग हैं जो इन तरह की चीज़ों को सेवन करते हैं, बेचते हैं धड़ल्ले से, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी कीमतों पे या दामों पे बिक जाते हैं। अब मुझे ना एक बात समझ में ये आई है कि एज अ सामाजिक व्यक्ति हमें सामाजिक होना पड़ेगा। हम सामाजिक नहीं हैं। सरकार की जो जिम्मेदारी है, मानो इस बात को, समाज जो है कहीं ना कहीं विकृत हो रहा है, कहीं ना कहीं अशक्त हो रहा है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। और सरकारी डिपार्टमेंट या प्रशासन के डिपार्टमेंट से हम उम्मीद तभी कर सकते हैं जब हम खुद, हमारी चेतना मजबूत वाली हो, क्योंकि हमसे है सरकार, हमसे है समाज और हमसे ही प्रशासन है। जब हम ही सशक्त, बलवान, मजबूत नहीं होंगे तो हम सरकार और प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मेजॉरिटी हमारे पास है, सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास है। सरकार से हम बोलेंगे कि जी यहाँ पे गांजा बिकता है, क्या बंद हो जाएगी? क्या ये गुटखा तंबाकू बिक रहा है, क्या बंद हो जाएगी? हम ही लोग इसके सेवन करने वाले, हम ही लोग इनका विरोध करने वाले। लेकिन हम विरोध करते कहाँ हैं? किसकी मजाल है कि कोई चीज़ यहाँ पे बेचने के लिए दे दी जाए और हम उसको सेवन कर ले? जब हम नहीं चाहेंगे तो वो चीज़ें बिकेंगी नहीं, और जब बिकेंगी नहीं, सेवन ही नहीं करेंगे, तो हम उसका प्रोटेस्ट कर पाएंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति लेगा तो प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देहरादून में, काफ़ी श्रद्धेय स्थल में, मथुरा में मैंने देखा है विभिन्न पान मसाला और सिगरेट के प्रचार, तंबाकू के प्रचार, ठीक है, शराब बिकती हैं बड़े धड़ल्ले से इन चीज़ों पे, स्कूल के बगल में, कॉलेजों के बगल में। हम इस पर बोलते नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में, समाज में एक एक करके व्यक्ति पीड़ित हो रहा है। उस पीड़ित के होने के कारण आपने देखा होगा शराब पी के कितने एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी हम चुप रहें। चुप क्यों है? क्योंकि हम इस चीज़ को इसलिए लेके चलते हैं, 3 चीज़ों को लेकर के चलते हैं जो मैंने अभी बात करी लोगों से। एक तो उसके कर्म खराब होंगे, किस्मत में उसके लिखा था, पहला जो एक लॉजिक समझ में आता है लोगों का मैं कह रहा हूँ, मेरा नहीं। दूसरा, जो लोग इंटरफेयर नहीं करते, अरे छोड़ो यार, अपने काम से काम रखो, खामखा इन चक्करों में मत पड़ो, दूसरा जो समझ में आता है। और तीसरा, वो लोग हैं जिन्होंने कभी ट्राई किया था लेकिन निराशा हाथ लगी, और फिर वो, उनको मोटिवेशन नहीं मिली, उनको अप्रिशिएशन नहीं मिली, उनको प्रोत्साहन नहीं मिला, उनको साथ देने वाले लोग नहीं मिले, समर्थन देने वाले लोग नहीं मिले, तो वो छोड़ दिए उस क्रांतिकारी भावना को, उस सामाजिक भावना को वो छोड़ दिए। तो समाज में चेतना की कमी है, उस चेतना को जगाना है, उस चेतना को वापस लाना है, उस स्वदेशी क्रांतिकारी भावना को वापस लाना है जो कभी पीछे छूट चुकी है 2015, 16, 17, 18, 19 में। उसे फिर से पुनः जागृत करना है लोगों के बीच में कि देखिए, आप सारी उम्मीदें अपने प्रशासन, अधिकारी, सरकार से नहीं कर सकते। एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज अ सिटीज़न ऑफ हिंदुस्तान, भारत, जो भी आप जिस देश से भी अपने आप को संबोधित करें, जिस नाम से भी, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ताकत क्या है, आपकी शक्ति क्या है, एक वोट की कीमत क्या है, आप कौन हो, आपकी मजबूती क्या है। और मैंने बड़े प्रयास करे हैं एकल भाव में, एकांत में रह करके, कि मैं कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, चेतना लोगों में दे रहा हूँ, लेकिन अकेला मैं नहीं कर सकता। एक इंजन होता है ट्रेन चलाने के लिए, तो इंजन के पीछे भी बोगी होती है, और इंजन को चलाने के लिए भी ड्राइवर होता है, पेट्रोल होता है, बहुत तरह की सुविधाएं होती है। अगर समाज में चेतना लानी है तो हर एक क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति को बनाना पड़ेगा जहाँ से वो समाज अच्छा बन सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा। खैर, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरा एक छोटा मोटा ये शॉर्ट मोरल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। कि अगर आप लोग अशक्त हो चुके हो या चेतना की कमी आ रही है तो चेतना वापस ले आओ। चेतना लाने के बहुत तरीके मैं बताने वाला हूँ कि चेतना कैसे जो है वापस लाई जाए। और गलत का साथ मत दो, बुरे का साथ मत दो, जो सही है उसका साथ दो, जो ईमानदार उसका साथ दो, न्याय के साथ रहो। न्याय की उम्मीद पहले खुद से करो, खुद को इतना न्यायवादी बनाओ कि तुम्हारे अंदर ही जज बैठा है, तुम्हारे अंदर ही वकील। तुम जब सही होगे तो तुम्हारे साथ सब सही होगा। और डियर ऑल द सोसाइटी मेम्बर्स एंड ऑल द समाज के लोग, ऑल द रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑल द एनिमीज एज वेल, लेट्स ग्रो टुगेदर। अपने आप की प्रगति कराएं, कंपेयर ना करें कि उसकी प्रगति का क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। तुम बदलो, तुम बढ़ो,
हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी बढ़ेंगे, हमारा भी साथ दीजिए, ये भावना रखो। एक बहुत अच्छी लोकोक्ति है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। एक और सुना था हम दो हमारे दो, वो तो चलो एक अलग चैप्टर है, लेकिन जो ये लोकोक्ति है, ये जो एक नारा है, ये गायत्री प्रवाद से प्रेरित है। उन्हीं से किताबों में मैंने पुस्तकों में पढ़ा है ये। तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद की प्रगति करानी पड़ेगी, खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। स्वार्थ नहीं है खुद के बारे में सोचना, स्वार्थ नहीं है खुद के बारे में प्रगति की बात करना खुद के लिए, वो नहीं है। हाँ, सिर्फ पैसे की किसी से बात करना वो एक अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके शारीरिक स्वास्थ्य का, फिर आपके ज्ञान का, जिस ज्ञान के कारण आप समाज में आपको एक संबोधन मिलता है, आप पहचाने जाते हो, आप जाने जाते हो, वो उस ज्ञान का। फिर आपके कुटुंब, परिवार, संपर्क सूत्र, नेटवर्क का, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर आपके स्किल्स डेवलपमेंट का, ज्ञान ठीक है ज़रूरी है, स्किल डेवलप भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जो है एक बेहतरी मिले। फिर आपके धन साधन का, यानी कि जीवन को सर्वाइवल करने के लिए किस किस तरह की ज़रूरत होती है। फिर आती है धर्म की बात, डोनेशन, चंदा, तमाम तरह की चीज़ें। ये मेरे खुद के जीवन के नियम थे जो मुझे था लगा बताना। आपके जीवन के नियम क्या अच्छे हो सकते हैं वो मुझे बताइए। समाज में कनेक्टिविटी की कमी है, मानिए इस बात को। सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही करिए जितना आप कैसे कहें, जितना आप टिश्यू पेपर का करते हैं, जितना आप कंघी का करते हैं, जितना आप बालों में तेल लगाने के लिए करते हैं, मतलब इसका ज़रूरत से इस्तेमाल करिए, इसमें मत घुस जाइए। इसको मौका मत दीजिए कि आपका वो समय ले, आप इससे इस्तेमाल करिए और समाज में जो फिज़िकल लेवल पे जो लोग हैं उनमें कनेक्टिविटी अच्छी लाई जाए। धर्म की स्थापना के लिए ज़रूरी है कि हम अपने शास्त्र का सेवन करें, शास्त्र को पढ़ें, लिखें, मनन करें, श्रवण करें, किसी भी भाषा में करें, उर्दू में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, गुरुमुखी में, किसी में भी करें, गुजराती में, लेकिन करें और यथासंभव डेवलप करें और कोशिश करें कि हम अपने नेटवर्क में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में एक अच्छा शास्त्रीय संबंध, मतलब अभी क्या है ना, भारतीयता की एक भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे पतन सा देख रहा हूँ मैं। तो मैं बोल नहीं रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि बोलना क्या, लेकिन अभी समझ में आ रहा है बोलना क्या है। आप देखोगे आज मैं गुजरात जाऊँ या मैं इंग्लैंड जाऊँ या मतलब भारत के किसी कोने में जाऊँ तो बहुत तरीके से ड्रेसेस वही शर्ट कमीज पैंट ही होता है। हम अपने क्षेत्रीय कपड़े भूल रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा भूल रहे हैं, हम अपनी भाषा में बोल नहीं रहे, हम अंग्रेजी को प्राथमिकता दे रहे हैं। एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए किसी सहायक भूमिका के लिए कि भाई ये एक इमरजेंसी लैंग्वेज है टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट लोकल लोगों को क्षेत्रीय भाषा में बोलना चाहिए कायदे से। और अगर किसी को क्षेत्रीय भाषा नहीं आता तो उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई सीखने की व्यवस्था सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अपनापन बढ़ेगा। लेकिन बाध्य नहीं करना चाहिए, जैसे कई शहरों में देखा है कि बाध्य किया जाता है कि भाई ये सीखो वो सीखो। भैया बाध्य करने से बेहतर है आप ये समझो कि वो भी आपके भाई हैं और आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी की सबसे चलती है, ठीक है। तो इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी मुझे और भी काम करने हैं, कल सहारनपुर जाना है माता शाकंभरी मंदिर में, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देख के आप अपने व्यूज़ ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।